Okay, so guys, I am extremely humbled and honored to have All India rank 161 Sandesh Jain with us. He has scored massive 309, which is this year's highest score in sociology, with 176 marks in paper one, which is, I think, one of the highest in the past 6 to 7 or 8 years, maybe. Okay, we have Sandesh with us who is going to help you understand what are the mistakes that most of the students are making and why they may not be or they may not have been able to get this much amount of marks. And these insights, I'm sure, is going to help you understand the nuances or the issues in the answer writing as well. Sandesh. Hello everyone, I am Sandesh. So we will discuss the basic 5 mistakes and how to rectify them. तो आई थिंक जो सबसे बेसिक मिस्टेक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड. 90% ऑफ द स्टूडेंट फेल्स हियर, दे डू नॉट मीट द डिमांड. मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर किसी को इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे आंसर लिखना है, सबके पास कंटेंट है, बट बिना पढ़े सीधा टीवी बोटो मोड़ के वो 5 पॉइंट्स लिख देते हैं एंड दे डू नॉट नो कि उन्होंने पूछा क्या है. ये 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की मिस्टेक है. सेकंड, इफ वी कम थिंकर्स, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जितने थिंकर्स होंगे उतना अच्छा होगा. अगर थिंकर्स नहीं है किसी भी आंसर में, तो वो मतलब मेरा अच्छा आंसर नहीं है, और जिसमें ज्यादा थिंकर्स है वो अच्छा है. लेकिन इसमें यूजुअली क्या होता है कि हम थिंकर्स लिखने जाते हैं और जो पूछा है वो लिख ही नहीं पाते हैं. फिर तीसरी चीज आती है फ्लो. आंसर का फ्लो हमें कैसे मेंटेन करना है. एक जैसे स्टेज 1 हमारी मीट हो गई कि डिमांड हमें पता है, लेकिन डिमांड पता होने के बाद भी ये नहीं पता होता कि आंसर लिखना कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा उससे. और फोर्थ आता है एग्जाम्पल. जैसे अब कोई भी क्वेश्चन है ना सोशियोलॉजी में, थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें सबको बेसिक कंटेंट पता ही है कि मतलब क्या थ्योरी लिखनी है, क्या इसमें आना चाहिए. हर मतलब सब पे बेसिक नोट्स होते हैं. अगर वो डिमांड और फ्लो मेंटेन कर रहे हैं ना, उसके बाद थर्ड स्टेज जो ये आती है ना, एग्जांपल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और ये एग्जांपल्स खुद से आने चाहिए, कॉन्टेम्परेरी एग्जांपल्स. इसके बिना आंसर बिल्कुल भी मतलब लाइवली नहीं लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब इसको सोशियोलॉजी पता है. तो ये मेरे केस में यही चीजें थी. डिमांड थिंकर में ज्यादा यूज करता नहीं था, और एग्जांपल्स टू द पॉइंट. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और इन मिस्टेक्स को सही कैसे करना है. फॉर एग्जांपल, इस बार ही पेपर 1 में क्वेश्चन था, व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इट्स कॉन्टेम्परेरी एग्जाम, मतलब उसकी रेलेवेंस क्या है और हाउ फार इज इट रेलेवेंट. तो ये बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. बट आई एम श्योर कि 90% ऑफ द लोगों ने इसमें डिमांड मीट नहीं की होगी, या फिर जो पढ़ा है सीधा वैसे ही लिख दिया होगा. तो जो एक फ्लो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ. लेट्स से स्टार्टिंग फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा, डेफिनेशन से. मार्क्स इन हिज बुक, जो भी बुक का नाम है, और उसने ऐसे ऐसे डिफाइन किया है. उसके बाद अब ये मेरी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है. अब मैं चाहूं तो इसके सीधा फीचर लिस्ट डाउन कर सकता हूं कि उसने बोला ये बोला ये बोला. बट अब फ्लो मेंटेन करना है, जो मैंने थर्ड चीज यहाँ लिखी थी. डिमांड को भी ध्यान में रखना है और फ्लो भी मेंटेन करना है. तो फ्लो मेंटेन करने के लिए आएगी कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट, या फिर कैसे अब कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट या फ्लो बना के रखना है. तो दिमाग में ना ये 3 चीजें रखो: व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हाट हमने एड्रेस कर दिया है कि डेफिनेशन क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, कि प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री इन कोर्स ऑफ चेंजिंग मटेरियल नीड्स. अब व्हाई कैसे एड्रेस करेंगे, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. मार्क्स ने बोला कि ह्यूमन बीइंग आर डिससेटिस्फाइड एनिमल, दे आर डिससेटिस्फाइड एनिमल. तो इससे क्या हुआ, फिर उसने बताया कि इससे क्या होगा कि नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएंगी. तो अगर ये नए आएंगे तो इसके कारण क्या होगा, पुराने के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो ओल्ड एमओपी और न्यू एमओपी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा. और इसके लिए उसने कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट फिर से क्या दी, कॉन्फ्लिक्ट इज द मोटर ऑफ हिस्ट्री. अब ये क्या पूरा सेंस बना रहा है कि
है क्या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हो क्यों रहा है, क्योंकि डिससेटिस्फाइड एनिमल है, इसके फीचर्स है, इसमें इंटीग्रेट हो गए मींस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इससे होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आया, कॉन्फ्लिक्ट इज मोटर ऑफ हिस्ट्री और प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देके स्टेजेस दिखा देंगे जो मार्क्स ने बताई है। अभी हमारा क्रिस्प वे में फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिफाइन हो गया। अब बात आती है इसके रेलेवेंस की। अब हमने डिमांड के ध्यान रखा, फ्लो भी हमारा रेडी है। अब एग्जांपल्स, एक तो मैंने जो मार्क्स की थ्योरी से वही बता दिया, अब एक एग्जांपल हम क्या करेंगे जो इसकी रेलेवेंस है, हाउ फार इज इट रेलेवेंट, उसमें जो एग्जांपल्स का लिखने का तरीका है वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन था हाउ फार इज इट रेलेवेंट, तो पहले इसकी रेलेवेंस बताएंगे कि ये ऐसे रेलेवेंस है। अब रेलेवेंस बताते वक्त ना मोनोटोनस मत रखना आंसर को कि सिर्फ एक ही वे में बताते जा रहे हो। और ये एक फ्रेमवर्क मैं यूज करता था, जैसे मान लो इकोनॉमिक में इसकी रेलेवेंस कैसे है, फॉर एग्जांपल ऑक्सफैम रिपोर्ट, गिग इकोनॉमी आ गई है, ये सब इससे दिख रहा है। ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने हैं, ये जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं बट ये एक्सप्लेन करने हैं, बट इसको ऐसे डाइवर्स रखना है तभी आंसर में अच्छा लगेगा। सोशल में जैसे हम मैरिज दिखा सकते हैं, डाउरी कल्चर अभी भी चलता है। फिर पॉलिटिकल दिखाना है, आराम से दिखा सकते हो, एलन मस्क की फंडिंग। फिर अगर मान लो टेक्नोलॉजिकल दिखाना है तो एआई दिखा सकते हो, या फिर ये जो अभी एंथ्रोपिक का इशू चल रहा है, ये भी पूरा कैपिटलिस्ट का इशू है। तो ये जो एप्लीकेशन है एग्जांपल्स की, तुम्हें खुद से लानी पड़ेगी। अब इससे क्या है, तुम्हारी जो रेलेवेंस है ना वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और ऐसे ही तुम कितने पॉइंट लिख सकते हो। फिर मान लो इसको ये दिखाना है कि अब ये रेलेवेंट कैसे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन था हाउ फार इज इट रेलेवेंट। हमने थ्योरी बता दी एक पेज पे, एक पेज पे इसकी रेलेवेंस बता दी। अब थोड़े से पोर्शन में इसकी मतलब ये बता देंगे इररेलेवेंट भी है। अब इररेलेवेंट में ना सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसका क्रिटिसिज्म लिख दे डायरेक्ट। क्रिटिसिज्म में फिर वही सब थिंकर्स आ जाएंगे, कार्ल मैनहम और वगैरह एक्स्ट्रा एटसेट्रा थिंकर्स। बट थिंकर्स पे फोकस ना करके इसकी इररेलेवेंस के बारे में सोचो। जैसे अगर सबसे बेसिक सोचे, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो ही रहा है इंडिया में, तो ये जो मिडिल क्लास का एक्सपेंशन है, मार्क्स तो इसका अगेंस्ट था, उसने तो होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लास बता दिया था। फिर सेकंड देखेंगे, वेलफेयर स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। वेलफेयर स्टेट में इंडिया की कोई भी स्कीम का एग्जांपल दे सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मतलब अब थिंकर्स ना इसमें तुम कहीं भी डाल सकते थे, अब थिंकर्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मैं बताता हूँ कि थर्ड एग्जांपल, जैसे मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोला था, इकोनॉमी ही बेस स्ट्रक्चर है, बट आजकल तो नॉलेज इकोनॉमी, कल्चरल इकोनॉमी, नॉलेज कैपिटल, ये सब एमर्ज हो रहे हैं। तो अभी नॉलेज कैपिटल में तुम थिंकर्स आखिरी में लिख सकते हो जो पढ़ते हैं, डेनियल बेल, पियर बोर्डियो, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी थिंकर लगा दो कहीं भी। बट जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो हमेशा डिमांड पे होना चाहिए। आई थिंक इससे क्लियर हो गया कि एग्जांपल्स कैसे आ रहे हैं। थिंकर्स बस ब्रैकेट में लिखना हो लिख दो, फोकस डिमांड पे ही रहना चाहिए। ये 3-4 चीजें थी, यही मैं फॉलो करता था। थैंक यू एवरीवन।